नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने ट्रांसफर को लेकर कमिश्नर और विभागीय मंत्री के बीच जो रार पैदा हुई, उसकी आज अब ट्रांसफर एक्ट में ही संशोधन करने की मांग तक पहुंच गई है। दूसरे मंत्रियों की ओर से भी अब ट्रांसफर एक्ट में ही बदलाव करने की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का विवाद कोई नया नहीं है। पैसा और पावर का इतना घालमेल कि सियासी गलियारों में इसे ट्रांसफर उद्योग तक का भी नाम दे दिया गया है। लिहाजा वर्ष 2017 में ट्रांसफर एक्ट अस्तित्व में आया। अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा को छोड़कर राज्य के सभी विभागों को इसके तहत लाया गया है। ट्रांसफर का रोस्टर भी तय है। ऐसे मामले जो इस एक्ट के दायरे में ना आते हो, उनके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की भी व्यवस्था है। लेकिन मंत्री इसमें अब भी संशोधन चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी ट्रांसफर एक्ट में शिथिलता बरते जाने की मांग कर रहे हैं। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि ट्रांसफर एक्ट मूलतः शिक्षा विभाग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे सभी विभागों पर लागू कर दिया गया। दरअसल ट्रांसफर एक्ट में कमी जो भी हो, विवाद की असली जड़ लोकशाही के हाथ से ट्रांसफर की पावर खिसक जाना है। लोकशाही को लगता है कि ट्रांसफर की ताकत एक्ट के कारण उनके हाथ से निकलकर ब्यूरोक्रेसी को चली गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खाद्य विभाग के सचिव और उन अधिकारी जो अपनी गाड़ियों से सब्जी मंगा रहे हैं और गाड़ियों में कुत्ता घुमा रहे हैं और जो मंत्रियों की बात तक नहीं सुन रहे, उन पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। वैसे तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने शुरू में ही बता दिया था कि अधिकारियों को अपनी हद में रहकर काम करना होगा, लेकिन लग रहा है कि अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे पूरे मामले का संज्ञान भी नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि अधिकारियों को प्रेस से बचना चाहिए और राजनेता जो हैं, जो मंत्री हैं विभागीय, ये घुड़सवार हैं। घुड़सवार को और घोड़ा और घुड़सवार दोनों में एक ऐसा संबंध है जिसके बिना आप कोई यात्रा पूरी नहीं कर सकते। आपसी सामंजस्य से और घुड़सवार को ये जानना चाहिए कि किस घोड़े को किस दिशा में ले जाना है। अधिकारियों का कहना है ट्रांसफर करने से पहले अनुमोदन लेना जरूरी नहीं है। नहीं, ये गलत है। कोई भी स्थानांतरण शासन से बिना मंत्री के अनुबंध के जारी नहीं किया जा सकता। जो ट्रांसफर एक्ट है, दिक्कतें कोई नहीं है। देखिए, ट्रांसफर एक्ट में भी आपको कई अधिकारियों में से सुगम और दुर्गम के साथ तो चुनाव करना है। तो तमाम जगह सुगम है, तमाम दुर्गम है। मेरा तो मानना है कि ज़्यादा जो बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले अधिकारी हैं, उन्हें बेहतर पोस्टिंग देनी चाहिए। वही मैंने बात कही है कि बेहतर पोस्टिंग देने के लिए हमको एफिशिएंसी बेस्ड पोस्टिंग करनी चाहिए ताकि बेहतर आउटपुट मिल सके। लेकिन सर इसके लिए भी तो एक्ट में संशोधन। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे पूरे मामले का संज्ञान भी नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि अधिकारियों को प्रेस से बचना चाहिए और राजनेता जो हैं, जो मंत्री हैं विभागीय, ये घुड़सवार हैं। घुड़सवार को और घोड़ा और घुड़सवार दोनों में एक ऐसा संबंध है जिसके बिना आप कोई यात्रा पूरी नहीं कर सकते। आपसी सामंजस्य से और घुड़सवार को ये जानना चाहिए कि किस घोड़े को किस दिशा में ले जाना है। अधिकारियों का कहना है ट्रांसफर करने से पहले अनुमोदन लेना जरूरी नहीं है। नहीं, ये गलत है। कोई भी स्थानांतरण शासन से बिना मंत्री के अनुबंध के जारी नहीं किया जा सकता। जो ट्रांसफर एक्ट है, निश्चित तौर पर ये तो पहले भी दिख रहा था कि कहीं न कहीं या तो ट्रांसफर इनका उद्योग बन चुका, इसलिए ये झगड़ा हो रहा। अन्यथा एक सचिव का और एक मंत्री का ट्रांसफर में क्या झगड़ा होना चाहिए? केवल इसलिए कि मेरे कहने से होगा तो ये बंदर बांट है क्या? अरे, आपको उत्तराखंड के हित में है, अगर कोई हित में काम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये शिकायत तो आपकी दर्ज करने वाली पर रेखा अरेखा केवल आज नहीं है, ये पहली जब सरकार में भी थी तब भी इनका जिलाधिकारी से झगड़ा था। क्या वजह थी? ये इस सरकार का मुझे लगता है कि उद्योग बना दिया इन्होंने ट्रांसफ़र को, और इनके कहने पर अगर अधिकारी नहीं मान रहा, या तो माननीय मुख्यमंत्री का उनको आशीर्वाद है कि मंत्री की बात न मान, तो अंदर ठीक नहीं चल रहा, कैबिनेट में ही ठीक नहीं चल रहा।
कोई मंत्री अपने मंत्री के पक्ष में आ रहा, तो अधिकारी अपने अधिकारी के पक्ष में आ रहा। तो कहीं ना कहीं झोल है कि ये ट्रांसफर और पोस्टिंग का ये सीधा सीधा खाई बाड़ी का धंधा है। चाहे रेखा आर्य हों या सुबोध उनियाल हों, ये तबादला एक्ट या एक कानून तो एक बहाना है। असली मकसद तो नौकरशाही को लगाम देने वाली बात है। उसको चाहते हैं क्योंकि वो आज ही नहीं, काफ़ी पहले से हो रहा था। शुरू में तो यहाँ तक बात आई कि जो अधिकारियों की ACR है, चरित्र पंजिका है, उसको मंत्री लिखेंगे, यहाँ तक बात आ गई। तो भी इसलिए था कि ताकि उनको नौकरशाही पर अंकुश लगाया जा सके और उनको अपनी उंगलियों पर नचाया जा सके। फिलहाल तो नौकरशाही मंत्रियों का कहना मानती नहीं है, वो सीधे मुख्यमंत्री की ही बात सुनते हैं। ज़्यादातर बात तो यही होती है, या बाकी छोटे मोटे मामलों में बात हो गई तो होगी। अभी जो रेखा आर्य जी का मामला था तो भी तबादला से ही वो जो जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादले कर दिए थे सचिव ने, उसी पर बात है। उसमें उनकी नहीं चली तो अब ये कहते हैं साहब कि इस एक्ट ही बदल दो। अरे एक्ट तो खंडूड़ी जी के ज़माने में बन गया था, लेकिन नौकरशाही को ही नहीं, वो तो राजनीतिक नेताओं को भी वो सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको अपने अपने लोगों के तबादले कराने होते हैं। यही नहीं होते, एक चेन होती है तबादला करने वालों की, जो सत्ता के दलाल होते हैं। वो तो यूपी में कहा जाता था कि तबादला भी एक उद्योग बन गया है। उत्तराखंड में भी लगभग वही स्थिति है। किसी के मलाईदार पदों पर अगर आपको तबादले करने हैं, वो तो पैसे दो, करा दो। कई जगह होते थे, यूपी में भी होते थे, और जगह जैसे CMO के हैं, CMS के हैं, इंजीनियरों के तबादले हैं, थाने चौकियों के हैं। ये सारी चीज़ों में तो ये वही होता था, गड़बड़ियाँ होती थी। तो वही वजह है आज इसकी बात उठ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री इतने आसानी से देंगे। वो भी काफ़ी होशियार है, कोई बात आती तो एकदम समिति का गठन कर लेते थे। पिछली बार इसकी बात आई थी भाई ACR लिखने की, उसका भी समिति का गठन कर दिया, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी टेक्निकल दिक्कतें हैं। मंत्री कह रहे हैं, जैसे अभी रेखा आर्य जी ने कहा कि उनकी चरित्र पंजिका बुला दो। अरे आप उस चरित्र पंजिका का क्या करेंगे? आपको तो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। चरित्र पंजिका एक तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है जो शुरू में लिखती है, उसके बाद एक समीक्षा वाली रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है बीच की, और तीसरी फाइनल अथॉरिटी होती है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। आपने जो लिख दिया उसको कौन समीक्षा करेगा? क्या प्रमुख सचिव करेगा, चीफ सेक्रेटरी करेगा, या तो मुख्यमंत्री करें? मुख्यमंत्री तो अपने पास रखेंगे, फाइनल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रखेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो है, जो ये कन्फ्रंटेशन चल रहा है, ठीक है, नौकरशाही को भी लोकतंत्र का लिहाज करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जनभावना का लिहाज करना चाहिए, क्योंकि जनता की भावनाएं जो प्रतिबिंबित होती है वो विधायकों में, जनप्रतिनिधियों में होती है। और लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन भी देखनी चाहिए, IAS की क्वालिफिकेशन भी देखनी चाहिए। और आप ये है कि ठीक है, जनता ने आप में विश्वास जताया, तो इसका मतलब ये नहीं था आप एकदम राजा बन गए। आप भी तो जनसेवक ही हैं, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आप पहले जनसेवक हैं, वो तब जनसेवक है, तो आप भी जनता के सेवक हैं, वो भी जनता के सेवक है। आप 4-5 साल के लिए हैं, वो स्थायी है। ये बात ध्यान में रखें। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में आज बात हो रही है तबादलों पर मचे तकरार के बारे में, और इस मसले पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरीश मैखुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और वसी जैदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। हरीश जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसफर एक्ट है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल इस समय मचा हुआ है, और अब स्थिति ये पहुंच गई है कि मंत्री ही चाहते हैं कि इस एक्ट में बदलाव कर दिया जाए। जब ये ट्रांसफर एक्ट बना था, मेजर जनरल भुवन चंद कनौरी जब मुख्यमंत्री थे उस समय बना था जी, और उस समय ये था कि जो पहुंच वाले शिक्षक होते थे वो अपना मतलब एन के एन प्रकार
सिफारिश से, उच्च सिफारिश से, या जिसको हम लोग सरल भाषा में जुगाड़ कहते हैं, वो मतलब मनवांछित जगह ट्रांसफर करा देते थे और सड़कों पे आ जाते थे, शहरों में अपने ट्रांसफर करा देते थे, जिसमें दुर्गम की पोस्टें खाली हो जाती थी। जो विद्यालय पहाड़ में है, कंदराओं में, वो खाली हो जाते थे। तो उसको सबसाइड करने के लिए मेजर जनरल भुवन चंद्र सोढी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय एक ट्रांसफर एक्ट बना था, लेकिन वो केवल शिक्षकों के लिए बना था। और उसके बाद हुआ क्या कि ये ट्रांसफर पॉलिसी सारे कर्मचारियों पे एक जैसी लागू हो गई, जबकि उनमें शिक्षा विभाग जैसी परिस्थितियां नहीं थी। अन्य विभागों में रूटीन ट्रांसफर होते ही रहते हैं, शिक्षा विभाग में नहीं हो पाते हैं। 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल शिक्षक एक ही विद्यालय में रह जाते हैं। जो दुर्गम में है वो दुर्गम में ही रह जाता है, जो सुगम में जमा हुआ है इस तरह का। तो इसलिए उसके लिए बनाया गया था एक्ट, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको सारे कर्मचारियों पे इम्प्लीकेट कर दिया गया। तो अब उसके रिपरकशंस, उसके खामियां सामने आ रही हैं। हमारे बहुत सारे अनुभवी जो क्लैरिकल में हैं, जो अन्य विभागों में, वो अनुभवी लोग वो निछाड़ पिछाड़ की जगह कंदराओं में पड़े हुए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें प्रदेश की स्थिति का, देश की स्थिति का बहुत उतना नॉलेज नहीं होता, वो महत्वपूर्ण पदों पे डटे पड़े हैं। तो इसको देखते हुए ये महसूस किया जा रहा है कि केवल जो ट्रांसफर एक्ट है उसको शिक्षकों तक ही सीमित रखा जाए और अन्य जो अन्य लोगों पर है वो पुरानी व्यवस्था लागू हो। उसके लिए ये बवाल मचा हुआ है। तो आज सुबोध उनियाल जी का भी उसी क्रम में बयान आया है कि इसमें संशोधन कर दिया जाए। ठीक है संजीव वर्मा जी, अब तो खुद कैबिनेट मंत्री भी बोलने लगे हैं कि संशोधन हो जाना चाहिए, तो उम्मीद की जा सकती है कि संशोधन हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा ही हावी हो रहे हैं सर, और पिछले 2-3 दिन में तो सबसे ज्यादा इस मसले को लेकर शोर मचा हुआ है। ट्रांसफर एक्ट है, वो ट्रांसफर एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि कांग्रेस के राज में जो ट्रांसफर उद्योग, एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो एक उद्योग का इन लोगों ने रूप ले लिया था और एक धंधा ही बन गया था कि अमुक जगह ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करनी है तो ये पैसा लगेगा, ये पैसा लगेगा। तो ये एक परिपाटी सी बन गई थी। इन सब चीजों से निजात पाने के लिए हमारी सरकार ने एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई और उस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हम लोग एक रूटीन हर साल जून के माह में, जिस समय शिक्षा सत्र भी बच्चों का लगभग समाप्त और चालू हो रहा होता है, उस समय एक इस तरह की एक पॉलिसी हम लोगों ने बनाई थी। और जैसे कि बात रही शिक्षा विभाग की, तो सुगम क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र इस तरह की क्लासिफाई किया गया था। कुछ लोग जो बहुत ही एक दूर दराज क्षेत्रों में काफी समय से रह रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों को एक निश्चित टाइम फ्रेम के बाद सुगम में उन लोगों की पोस्टिंग की जाए, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरी ज्यादातर नौकरी अपना दुर्गम में हो गई और मेरे को सुगम में काम करने का मौका नहीं मिला। तो इस तरह का एक पूरी तरह से व्यवस्था बनी थी। लेकिन अभी माननीय जो हमारे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करने का उन लोगों ने अपना एक विचार किया कि इसके ऊपर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो जो आपने मेरे से प्रश्न किया उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, अब जैसे हमारा शिक्षा विभाग है या कोई अन्य विभाग है जो काफी एक लंबे अरसे से वहां पर जो हमारे शिक्षक या अन्य विभाग के कुछ कर्मचारीगण जो एक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहां पे उस वातावरण में रच बस गए, अपने बच्चों को वही उन्होंने पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया और वही अपना घर द्वार बना लिया। तो वो लोग दुर्गम में है तो वो नहीं चाहते कि हमारी पोस्टिंग सुगम में हो। तो ऐसी बातों का ध्यान रखते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो जो हमारे ट्रांसफर हमारी पॉलिसी बनाई है उसके ऊपर हम लोगों को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। यही है, बाकी इसके अलावा ऐसा कोई वो नहीं है। हमारी सरकार का मकसद
आउटपुट देने का अभी है। जो रेखा आर्या वाला काम कर मसला रही है। सामने आया था सर, वो क्या था फिर? साफ तौर पर बिना मंत्री की इजाजत के, बिना उनके सिग्नेचर के ट्रांसफर की पूरी लिस्ट जारी कर दी जाती है। वो अलग बात है कि फिर बीच में हस्तक्षेप करके उस पूरी लिस्ट को ही निरस्त किया गया, तो इसे क्या समझा जाए? चलिए मैं आपका जवाब लूंगी, एक बार मैं वसी जैदी जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद संजीव जी मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा सवाल यही रहेगा, जैदी साहब, विवाद की असली जड़ क्या है? ये साफ तौर पर दिख रहा है ना कि लोकशाही के हाथ से ट्रांसफर की जो पावर है वो खिसक रही है, और विवाद की जड़ यही है। देखिए पल्लवी जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी डिबेट शुरू हुई थी और शुरुआत में ही संजीव वर्मा जी ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस जी, ने उद्योग आपके बना समय रखा पर था, हुआ था। तब यह ट्रांसफर पॉलिसी आई। मैं बीच में टोक नहीं पाया कि अच्छा नहीं लगता कि अभी डिबेट शुरू हुई और मैं इस बात को कहूं कि आप अब 5 साल सरकार चलाने के बाद भी आप कांग्रेस करते हो, तो जरा इस पूरी परिपाटी से बाहर निकलिए। आप एक बार पूरा कार्यकाल कर चुके हो, दूसरा कार्यकाल आपका शुरू हो चुका है। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात आप सुनिए, उद्योग कैसे बनाऊं मैं आपको बताता हूं। अभी सुबोध उनियाल जी ने एक मुद्दा उठाया कि इसमें स्थानांतरण होना चाहिए, इसमें जो संशोधन होना चाहिए, जो स्थानांतरण पॉलिसी 2017 है, इसका जैदी साहब माफी 2018 चाहूंगी, बस थोड़ी देर के लिए आपको हम यहाँ पर रोक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। वसी जैदी जी, आप ही का हम रुक करेंगे, बताइए, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। ब्रेक लिया जी। मैं ये बताता हूँ घटनाक्रम शुरू कहां से हुआ। अभी संशोधन की जो बात सुबोध उनियाल जी ने कही, उनके साथ सौरभ भगोना जी ने भी कही है। ये घटनाक्रम शुरू हुआ सचिन कुर्वे जी और रेखा आर्य जी के विवाद के बीच से। 6 जिला पूर्ति अधिकारियों की जो ट्रांसफर हुआ, उसके बाद से विवाद शुरू हुआ। यानी मंत्री जी ने आपत्ति लगाई, रेखा आर्य जी ने, कि ये ट्रांसफर जो आपने किए हैं वो कानून के अनुसार नहीं है, ये जो ट्रांसफर पॉलिसी उसके अनुसार नहीं। फिर सचिन कुर्वे जी ने जवाब दिया। दरअसल एक जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार में काफी लंबे समय से थे और उनका रुद्रप्रयाग ट्रांसफर किया गया है। उस घटनाक्रम को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है। तो उद्योग कहां से शुरू होता है ट्रांसफर का, ये आप इसकी गहराई में अपने आप जा सकते हैं। मैं शब्दों में चीजों को बयान नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल ये आता है कि रेखा आर्य जी और सचिन कुर्वे जी के बीच विवाद हुआ। उससे पहले रेखा आर्य जी षणमुगम जी के बीच विवाद हुआ था, रेखा आर्य जी और सौजन्या जी के बीच में विवाद शुरू हुआ था, रेखा आर्य जी और मनीषा पवार जी के बीच में विवाद शुरू हुआ था। तो आपकी सरकार में जो मंत्री हैं उनके अधिकारियों के साथ नहीं बन पाती, ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं बन पाती। ट्रांसफर एक्ट आप लोग लेकर आते हो, कैबिनेट में पास करते हो, सभी कर्मचारी संघ के राय मशवरे के बाद आप लोग ट्रांसफर एक्ट लेकर आते हो। और जिस घटनाक्रम का भी संजीव वर्मा जी जिक्र कर रहे थे कि उसके अंदर इन्होंने कहा कि सुगम दुर्गम की बात है, तो मैं आपको बताता हूं कि वो ट्रांसफर एक्ट के अंदर करीब 28 आर्टिकल है। मैंने भी वो ट्रांसफर एक्ट पढ़ा है और उस ट्रांसफर एक्ट के अंदर सुगम और दुर्गम जिलों की पूरी सूची दी गई है। यानी कि लगभग 5 जिले सुगम क्षेत्र में रखे गए हैं और 7 जिले दुर्गम क्षेत्र में रखे गए हैं। और सुगम की परिभाषा भी इस तरह तय की गई है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क मार्ग से दूरी, रेल मार्ग से दूरी, हवाई जहाज मार्ग से दूरी, यानी इन सब मुद्दों को पहले ही उसके अंदर रखा गया है। और जो एक सामान्य प्रक्रिया है उसमें ट्रांसफर की मैं आपको बताता हूं कि वो मार्च से शुरू होती है, जो प्रतिवर्ष सामान्य ट्रांसफर होते हैं, और उसकी पूरी पॉलिसी नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद जिन कर्मचारियों के ट्रांसफर होने हैं उनसे 10 बिंदु मांगे जाते हैं कि आप कौन सी जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं, यानी कि 10 पॉइंट मांगे जाते हैं। और उसके बाद सुगम का, दुर्गम का सबका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद फिर जो रिक्त पद है उनकी सूची वेबसाइट पर जारी की जाती है, जो आवेदन आते हैं उसकी सूची वेबसाइट पर जारी की जाती है, और उसके बाद फिर ट्रांसफर किए जाते हैं। यह एक पॉलिसी है, एक प्रक्रिया है। अब देखिए, कोई नौकरी है, अब कोई चाकरी तो है नहीं कि आप किसी को गुलाम बनाकर रखोगे। तो जो व्यक्ति उस पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफर नहीं चाहता, जो व्यक्ति उस पॉलिसी में थोड़ा चेंजेस चाहता है, तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया रखी गई है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, आर्टिकल 27 है और ट्रांसफर एक्ट का, उसके अंदर लिखा गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति गठित होगी, उस समिति की रिपोर्ट के बाद वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगी और मुख्यमंत्री चाहे तो ट्रांसफर को निरस्त कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति का जो उस पॉलिसी में नहीं आता, सुगम दुर्गम के क्षेत्र में नहीं आता, उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आर्टिकल 27 उस ट्रांसफर एक्ट का रखा भी गया है, उसके करीब 4 या 5 बिंदु हैं। तो सवाल ये आता है कि आप
कि घटनाक्रम में जो अब शुरुआत हुई, आपका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और 100 दिन आपकी सरकार को होने वाले हैं, और उस 100 दिन की शुरुआती में आप 9 कदम तो चले नहीं 100 दिन में, और उसके बाद आप ट्रांसफर एक्ट और कभी ब्यूरोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम, कभी और चीजों के साथ प्रॉब्लम, आपकी शुरुआत ही दिख चुका है कि पिछले 5 साल में भी आप लोग यही करते रहे, और आपका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें भी ये सब मुद्दे हैं। आपकी शड़गुम से नहीं बनी, सौजन्य जी से नहीं बनी, मनीषा पवार से नहीं बनी, आप सचिन कुर्वे से नहीं बनी, बार बार आप ब्यूरोक्रेट चेंज करते हो, तो एक बार उधर से भी चेंज करके देख लो मंत्रियों को भी। ये मेरा मानना था इसके अंदर। हरीश मैखुरी जी, क्या वाकई में ये बात है कि बार बार अधिकारी बदले जा रहे हैं? एक बार मंत्री बदल के देख लें, शायद समस्या का समाधान हो जाए। मैखुरी साहब। नहीं पल्लवी जी, इसमें ये है मेन चीज जो ये है कि कर्मचारियों की प्रॉब्लम, जो हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं, जो स्कूलों के शिक्षक हैं, जो विभागीय कर्मचारी है, उसकी परेशानी ना बढ़े, उसके लिए ट्रांसफर एक्ट बनाया गया था। और जिसको कोई दिक्कत हो तो उसका नियम 27 के अंतर्गत, बीमारी के अंतर्गत स्थानांतरण हो जाए, या किसी की कोई विशेष परिस्थितियों में प्रॉब्लम हो तो मुख्यमंत्री भी सीधे उसको कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था ट्रांसफर एक्ट में रखी गई थी। लेकिन मैंने कहा नहीं कि वो ट्रांसफर एक्ट जो बनाया गया था वो शिक्षकों को मद्देनजर रखते बनाया गया था, बाद में वो सभी पे लागू हो गया, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत है। जहाँ तक तो मंत्री रेखा आर्य की बात है, तो उनके साथ तो जितने भी सचिव रहे आज तक उनकी किसी से पटी नहीं है। तो ये निश्चित रूप से मतलब भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी विषय है कि वो किसको मंत्री बनाए, और जिनकी किसी सचिव से नहीं पट रही हो, एक खराब हो सकता है, दूसरा खराब हो सकता है, तीसरे से मतलब हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबसे मतभेद हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर भी झांकने की आवश्यकता है। तो रेखा आर्य जी के संदर्भ में तो मतलब, लेकिन अगर वो पूरा केस आप देखेंगे हरीश जी, तो क्या आपको लग रहा था कि सचिन कुर्वे को बिना जानकारी के कोई तबादला लिस्ट जारी कर देनी चाहिए थी? ये भी तो कहीं से जायज नहीं है ना सर? नहीं, वो तो हम समझ गए हैं, लेकिन उसमें ये है मुख्यमंत्री जी 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 हेलो पल्लवी जी, मैंने पत्र पढ़ा सचिन कुर्वे जी का। जी, सचिन कुर्वे जी ने ट्रांसफर एक्ट 2017 का पूरा हवाला दिया। उन्होंने सारे पॉइंट उसमें बिल्कुल उन्हें पूरी तरह से सुनिश्चित किए, और जो आयुक्त हैं वो उन्हें पूरा अधिकार था उसके अंदर एक्ट के अंदर तबादला करने का। और यही उन्होंने कहा कि अब हम ये तबादला करने के बाद तबादले को वापस नहीं ले सकते। पूरा घटनाक्रम ये है। दरअसल मंत्रियों की आकांक्षाएं होती है, और वो जिस तरह से तबादले के अंदर अपनी भूमिका को निभाना चाहते हैं वो एक बड़ा विषय है। जैसे कि अभी सचिन, जैसे भी संजीव वर्मा जी ने, हमारे साथी सहयोगी प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हमने उद्योग बना रखा था, तो इस उद्योग की इनकी भी जांच होनी चाहिए कि आप यहाँ पर ट्रांसफर खेलने आए या विकास के कुछ मुद्दों को पूरा करने आए हो। आप 100 दिन के अंदर आपकी कोई बड़ी भूमिका तो रही नहीं, उसके बाद भी आप ट्रांसफर खेल रहे हैं। तो ये बड़े गंभीर मामले हैं पल्लवी जी। इन मामलों को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि विकास ये मुद्दों पर अधिकारियों से आप काम किस तरह लेते हैं ये आपको तय करना है। लेकिन बार बार अधिकारी बदल कर तो काम नहीं चलेगा ना। अधिकारी सीमित है, विभाग सीमित है, आपको जो अधिकारी आपको मिले हैं उनसे काम किस तरह लेना है ये मायने रखता है पल्लवी जी। हरीश जी। नहीं पल्लवी जी, मैं ये कह रहा था, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए विशेष दबाव रहता है, उनके क्षेत्र के लोगों पर रहता है, राज्य में लोगों की अपेक्षा रहती है कि मंत्री उनका काम करवा देते हैं। तो इस नाते मंत्री भी लिख देते हैं कि इसका ट्रांसफर किया जाए या इसका फलां काम किया जाए। वो विभागीय अधिकारी को देखना होता है कि वो नियमानुसार है कि नहीं। मंत्री तो भाई जनप्रतिनिधि है, वो सबको लिख देगा, और कम से कम जो उनके पास जाएंगे और मंत्री को लेके गए जमीन प्रॉब्लम है तो वो लिखते हैं, लेकिन नियमानुसार है कि नहीं, ये जो उसके लिए नियत प्राधिकारी है उसका काम है कि। हरीश जी, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ बस आपको सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। नियमानुसार हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है। मंत्री जी ने क्या लिखा, ये एक सिफारिश मात्र हो सकती है या मंत्री जी की इच्छा मात्र हो सकती है, लेकिन वो जो मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं वो नियमों के अनुरूप है कि नहीं, इसकी स्थिति को स्पष्ट करने का काम विभागीय जो नियत अधिकारी होता है उसका भी है। तो जो ट्रांसफर है वो 3 तरह से अब तक होते रहे हैं। एक तो अनिवार्य स्थानांतरण है जो 10% होने हैं हर विभाग में हर साल। एक अनुरोध के आधार पर है कि कोई व्यक्ति अपना कोई विशेष परिस्थितियों में अनुरोध कर सकता है, और एक नियम 27 बना है जिसमें बीमार है, विकलांग है, पति पत्नी है और गंभीर बीमारियां हैं। उसके अलावा विधवा है, तलाकशुदा है
इस तरह की चीजें भी उसमें रखी गई हैं। तो इन लोगों को भी स्थानांतरण की विशेष थोड़ा सा व्यवस्था की गई है कि ताकि वो अगर वो ऐसी जगह है जहाँ उनको सूट नहीं करता, बहुत परेशान है या उसके हिसाब से बहुत ही मतलब उनके लिए नौकरी करने जैसी परिस्थिति नहीं बचती और दूसरी जगह उनका स्थानांतरण करके परिस्थितियां अनुरूप हो जाती हैं, तो वो भी व्यवस्था है। तो इस बार क्या हो रहा है कि जो अनिवार्य हस्तांतरण है उसमें सरकार ने इनको टीएडीए भी देना है। तो सरकार अगर सारे कर्मचारियों का अनिवार्य हस्तांतरण 10% का भी करती है तो वो लाखों मतलब रुपये में टीएडीए बनता है, तो उतना तो सरकार पहले से ही घाटे में है। तो शायद अनिवार्य हस्तांतरण ना हो, लेकिन जो अनुरोध के आधार पर है या जो स्वैच्छिक हस्तांतरण है जो और जो नियम 27 के हैं उसमें शायद कोई व्यवस्था की जाए। लेकिन मैं स्थानांतरण प्रकरण से भी थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा, विशेषकर शिक्षकों के रूप में जाना चाहूंगा। हमारे 5 दिन से पिछले 5 दिनों से जो एलटी के शिक्षक हैं वो अपने प्रमोशन की मांग को लेकर निदेशालय में धरने पर। उसी तरह से एक जमाने में हमारा 1994 तक जो है एक सीटी कैडर होता था, मतलब प्राथमिक कैडर, मिडिल कैडर, हाई स्कूल कैडर और इंटर कैडर था। तो बाद में उसको एलटी मर्ज कर दिया गया। एलटी में जो सीटी का कैडर था, मिडिल था, उसको एलटी में मर्ज कर दिया गया और वो ये कहते हुए किया गया कि जो शिक्षक है उनकी योग्यता एक जैसी है तो सीटी के मास्टर क्यों रहे हैं, तो इसलिए उनको एलटी में ही समायोजित किया गया। लेकिन वो एलटी में समायोजित हो गए, उनका प्रमोशन तो हो गया, मतलब समायोजन तो हो गया, लेकिन उनको आज तक वेतन का लाभ नहीं दिया गया और वो उसी 30 साल से उसी स्केल पर है जहाँ 30 साल पहले थी। तो वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं वो खुद भी शिक्षाविद भी हैं, पीएचडी हैं, युवा हैं, जानकार हैं, इसका संज्ञान दें तो निश्चित रूप से शिक्षक तो भाई तुम्हारे सबसे बड़ा एसेट है। 90,000 शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं। 90,000 शिक्षक जो है राज्य की बहुत सारी स्थितियों को प्रभावित करने के उसमें रहते हैं, स्थिति में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को, किसी भी सरकार को अगर उत्तराखंड में लंबा चलना है तो शिक्षकों को नाराज नहीं करना चाहिए। उनकी क्या समस्या है, एक शिक्षक की क्या समस्या होती है कि उसका 30 साल में कभी ना कभी तो प्रमोशन हो, 30 साल में कभी ना कभी तो उसका वेतन बैंड चेंज तो हो। इतनी सी मांग के लिए शिक्षक धरना करे तो हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचने का विषय बनता है। इसके अलावा जो आजकल ये ट्रांसफर प्रकरण सुर्खियों में है, निश्चित रूप से ये होना चाहिए बाहर। ये तो विभाग का काम है भाई, रूटीन वर्क है ट्रांसफर, तो उसके लिए इतना मतलब हम नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब होना चाहिए था। इसको भी सरकार को देखना पड़ेगा। संजय वर्मा जी। पल्लवी जी देखिए, मंत्री अपने विभाग का एचओडी होता है और मंत्री की उसको विश्वास में लिए बगैर अगर कोई ट्रांसफर वगैरह कर दिया जाता है तो मैं सोचता हूँ ये भी बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक नहीं है। मंत्री को मंत्री की नॉलेज में रखकर सारे काम होने चाहिए और क्योंकि मंत्री पूरी तरह से अपने क्षेत्र की और जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह है, उसको जवाब देना है और जनप्रतिनिधि है और अधिकारियों को भी इस तरीके से, इस उद्देश्य को लेके काम करना चाहिए कि वो सरकार के प्रति और जनता के प्रति वो भी एक जिम्मेदारी का अपना एक निर्वहन करे। तो मैं सोचता हूँ एक कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन जब सरकार का और अधिकारियों का बनेगा तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और जिस तरह से ये सारी बातें अभी हो रही थी दुर्गम सुगम, तो मैं सोचता हूँ इसमें भी सरकार ने अभी एक ऑप्शन भी दिया है कि आपको अगर आप अपने स्थान पे रहना चाहते हैं तो, और जैसे अभी आज हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो ट्रांसफर पॉलिसी में एक हल्का फुल्का कुछ तब्दीली करके अगर एक संशोधन करने की बात कर रहे हैं वो। जी वही ना, कुछ चीजों में कुछ बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और सब आपस में मिलजुल के जब हम लोग काम करते हैं तो एक स्वच्छ, एक अच्छा एक वातावरण बनता है, खुशनुमा वातावरण बनता है। हमारी कार्यक्षमता का ह्रास नहीं होता, कार्यक्षमता और अधिक अच्छे से विकसित होती है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अभी कुछ जो हमारी बड़ी मूलभूत छोटी छोटी सुविधाएं हैं, उन सारी सुविधाओं को बिल्कुल एक टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम बाउंड करने का जो एक महत्वपूर्ण अभी निर्णय लिया है, वो बड़ा सराहनीय निर्णय है और जिसका सभी लोग पूरी तरह से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसमें जैसे कि बहुत छोटी छोटी सुविधाएं जैसे जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, हैसियत प्रमाण पत्र है और चरित्र प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, इन सभी की एक टाइम बाउंड उसमें वो एक समय सीमा निश्चित कर दी गई है कि अमुक कार्य 9 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, ये 8 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो 3 दिन की समय सीमा दी गई है। और सबसे बड़ी जो राहत देने का उन्होंने काम किया, उत्तराखंड, क्योंकि इस समय अभी बरसात का मौसम है और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग और दैवीय आपदा अक्सर आती है बरसात के मौसम में। तो ऐसे में जो भी कोई आपदा प्रभावित या आपदा पीड़ित होते हैं, उनका जो भी मुआवजा बनता है, सरकार उनके सहायता के लिए जो भी काम करना चाहती है, तो वो 1 दिन के अंदर सरकार उनको मुआवजा देगी। एक ही बहुत बड़ा संवेदनशील और एक साहसिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है, जिसके लिए हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा, जो आर्थिक सहायता किसी की कोई स्वास्थ्य संबंधी है, किसी की शादी है बच्चे की या किसी अन्य, ये आप अपनी योजनाएं गिना रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन ये वक्त नहीं था। देखिए, बात ऐसी है ना कि हम किसी और ही मसले पर चर्चा कर रहे हैं। अब आपके 100 दिन की चर्चा करने नहीं बैठे हम यहाँ पर। पल्लवी जी, मैं ये योजनाएं नहीं गिना रहा हूँ और हम काम कर रहे हैं तो हमें योजना गिनवानी भी चाहिए, उसमें कोई कभी और बात कर लेंगे ना उस मसले पर। अब ट्रांसफर एक्ट में संशोधन की मांग हो रही है, आपके ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों के बीच बन नहीं रही है सर। रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, आपके अधिकारी अपनी गाड़ी में कुत्ते घुमाते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमने इसको ये दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पल्लवी जी, सरकार का काम सरकार के हितों का, वो जनता के हितों का ध्यान रखना है। तो इसी कारण मैं आपको ये बता रहा था कि सरकार जनता के हितों का पूरी तरह से ध्यान रख रही है और सरकार पूरी तरह से जनता के प्रति पूरी गंभीरता के साथ। ये बात 2 लोग आपके सामने बैठकर कह चुके हैं कि रेखा आर्य की अक्सर ना तो किसी सचिव से बनती है ना किसी अधिकारी से बनती है। उसके बाद अभी भी आपको लगता है कि क्या वाकई में ब्यूरोक्रेट्स में कमी है? हालांकि कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि अगर एक सचिव के पास 5 विभाग है तो वो 5 की 5 सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने घर ले जाकर उन्हें खड़ा कर देता है, उनके बीवी बच्चों को उससे लाना ले जाने का काम किया जा रहा है, घर की सब्जियां सरकारी गाड़ी से आ रही है, घर के कुत्ते जो है सरकारी गाड़ियों से घुमाए जा रहे हैं। सर, खर्चा तो है वो सीधे आप सरकार के खाते में लिख देंगे ना। ये चीजों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। मित व्ययता की आप बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यर्थ खर्च हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं। पल्लवी जी, देखिए, आपने जो बात कही, अगर ऐसा जो भी अधिकारी इस तरह के कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर सरकार पूरी गंभीरता के साथ और पूरी कार्यवाही करेगी। यदि आपके पास भी कोई, ठीक है संजीव जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में तबादलों पर तकरार लगातार जारी है, ब्यूरोक्रेट्स और लोकशाही के बीच में बन नहीं रही है और ये एक बड़ी वजह तकरार की बन रही है। उत्तराखंड के खाद्य एवं पूर्ति विभाग में ट्रांसफर को लेकर कमिश्नर और विभागीय मंत्री के बीच जो रार पैदा हुई, उसकी आंच अब ट्रांसफर एक्ट में ही संशोधन की मांग तक पहुंच गई है। दूसरे मंत्रियों की ओर से भी अब ट्रांसफर एक्ट में ही बदलाव की मांग उठने लगी है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, आप ही का रुख करेंगे। बताइए सर, आप मित व्ययता की बात करते हैं और यहाँ आपके विभाग के जो सचिव हैं वो लगातार ऐसे सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक सचिव के पास 5-5 विभाग और 5 सरकारी गाड़ियां उसके अंडर और उसके घर में खड़ी हुई हैं और ये बात आपको भी पता है सर। आउटसोर्स कर्मचारी संघ, वाहन चालक संघ ने लिखित में शिकायत दर्ज की है। पल्लवी जी, देखिए, सरकार का पूरा फोकस है कि हम पूरी मित्रता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ
जनता की सरकार, जनता के द्वार, हम लोग पूरा का पूरा जनता के लिए हम कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें, हमारा पूरा फोकस इस बात के ऊपर है। हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चला रहे हैं। खर्चों को हम कैसे कम से कम करें, कैसे हम मितव्ययता ला सकते हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसा अभी आपने कहा कि एक अधिकारी के पास 4-4, 5-5 विभाग हैं और 4-4, 5-5 विभागों की उसके पास कन्वेंस है, गाड़ियां हैं। तो इसके ऊपर सरकार ने पहले से ये निर्णय लिया है कि अगर एक अधिकारी के पास 5 विभाग हैं तो वो निर्णय करेगी कौन से विभाग की एक गाड़ी उसको रखनी है और बाकी के जो शेष 4 विभागों की जो गाड़ियां हैं उनको वो सरेंडर करे। हम लोग हमारा ध्यान और हमारा फोकस पूरी तरह काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड है। वहीं दूसरी ओर आप कांग्रेस को देखिए तो ये कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं को भड़काने में लगी हुई है। अभी अग्निवीर जो योजना वो टॉपिक अलग है, जाने दीजिए। अग्निवीर, अग्निपथ के बारे में अभी हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। और बात ऐसी है ना सर, आप अब कांग्रेस को नहीं कोस सकते, क्योंकि इससे पहले भी आप ही की सरकार थी। तो अब कांग्रेस को कोसना बेवजह है। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो इन 6 सालों में वो जिम्मेदारी आपकी थी कि आप कैसे सुधारें, लेकिन आप सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने में ही रह गए सर। आप कोसने का कोई मतलब नहीं है कांग्रेस पार्टी को। पल्लवी जी, मैं तो लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ और जहाँ हमारा पूरा और अगर आप अग्निपथ के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको भी मालूम है कि ये एक नेशनल इशू है, कोई उत्तराखंड के अकेले का मुद्दा नहीं है वो। तो अभी अग्निपथ को हम छोड़ देते हैं, तबादलों पर, तकरार पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोग कैसे सुविधाएं दे सके, हमारी सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है। दिख रहा है वही कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर जो कल तक माननीय मोदी जी की नीतियों की मजाक उड़ाया करते थी कि माननीय मोदी जी कह रहे हैं ताली और थाली बजाओ, और आज सर प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में तबादलों को लेकर जो तकरार मची हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे से भटकिए मत संजीव जी, क्योंकि इसमें आपको महारत हासिल है कि कैसे मुद्दा मोड़ के कहीं और ले जाना है। तो प्लीज आप मुद्दे से मत भटकिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तबादलों पर रह लीजिए। वसी जैदी जी, आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी संजीव जी, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ इसी तरीके से बात करेंगे तो। प्लीज मुद्दे पर रहेंगे सर, मुद्दे पर रहेंगे। वसी जैदी जी बताएं जयदी साहब बताएं। कौर औलख जब शिक्षा सचिव थी और उस वक्त आपको याद होगा उत्तरा बहुगुणा का एक बड़ा मामला इश्यू उठा था और उत्तरा बहुगुणा ने ये आरोप लगाया था कि सुनीता रावत जो की तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पत्नी है, वो 1996 से सर समय कम है, बीच में मत बात कीजिए। एक एक करके बात करेंगे संजीव जी, एक एक करके बात करेंगे सर। हरीश रावत जी ने भी सस्पेंड किया था उत्तरा रावत को, उत्तरा बहुगुणा को। संजीव जी मेरी बात सुनिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो उत्तरा बहुगुणा ने उस मुद्दे को उठाया था कि 1996 से लगातार सुनीता रावत जी जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पत्नी अजबपुर कला देहरादून में पोस्टेड है और उनका एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ है किसी दुर्गम क्षेत्र में। जब इस मुद्दे को उत्तरा बहुगुणा ने उठाया तो उन्हें सस्पेंड किया गया और उसके बाद उनके ट्रांसफर को भूपेंद्र कौर औलख शिक्षा सचिव थी और उनका ट्वीट था, उन्होंने लिखा था कि 58 व्यक्तियों का हमने ट्रांसफर कर दिया है, उत्तरा बहुगुणा 59वें नंबर पर है, इसलिए उनका ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो ये आप इस शिक्षा की और उद्योग को आप समझ सकती हैं कि ट्रांसफर को उद्योग कौन सी पार्टी बनाती है। एक मुद्दा। आप दूसरा मुद्दा सुनिए, मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरा मुद्दा बताता हूँ। सचिव वाले दलाली का अड्डा बना दिया था आप लोगों ने, सचिव वाले को दलाली का अड्डा बना दिया था आप लोगों ने। ट्रांसफर पोस्टिंग का एक उद्योग चला रखा था आप लोगों ने, पूरा उद्योग चला रखा था। मेरे भाई स्वीकार कर लो ना। अरे भाई जो काम आप लोग कर रहे थे उसको स्वीकार कर लो ना।
कि ये बेवजह की तू मैमे से कोई फायदा होगा नहीं सर। बाकी अब जब आपके ही मंत्री कह रहे हैं कि ट्रांसफर एक्ट में बदलाव करें तो अब आपको विचार करना पड़ेगा संजीव जी। इस तरह की बेवजह की बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। आप तीनों ही मेहमानों को शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।